अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। अच्छा जी, आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और टॉपिक जो हमने पिक किया है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन का हरकत का पहला कानून। वी शुड नो कि देयर आर थ्री लॉस ऑफ मोशन। न्यूटन ने हरकत के तीन कानून बताए हैं और आज हम हरकत का पहला कानून पढ़ने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा भी आएगा और अच्छे से समझ भी आएगा। हम कोशिश करेंगे कि मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और फिर कुछ वक्त बाद बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ें और जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स हमसे कवर हो हम वो करवाएं। और आज मैंने चूंकि न्यूटन का पहला लॉ चुना है तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो वैसे एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखी हुई है कि न्यूटन इन हिज फर्स्ट लॉ says that when an object is in motion will remain in motion and when an object is at rest will remain at rest until an external force is applied on it। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि न्यूटन ने अपने पहले हरकत के कानून में कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा और अगर एक ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है तो वो हरकत करता रहेगा जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई ना हो। मतलब न्यूटन ने ये कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है वो रेस्ट की हालत में रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन की हालत में है तो वो मोशन की हालत में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन पैदा हो सकता है कि अगर ऐसा है, मैं इस मार्कर को यहां रखना चाहता हूं, ये क्यों नहीं रुका? मतलब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहिए। मैं इस मार्कर को यहाँ रेस्ट में रखना चाहता हूँ, मैंने इस मार्कर को यहाँ रखा लेकिन ये नीचे की तरफ गिरा। इट मींस दैट क्या मैं ये सोचूं कि न्यूटन ने हमें गलत कहा था? ये एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू हैव गॉट अ बॉल इन योर हैंड और आप उस बॉल को जमीन की तरफ फेंकते हैं। अब वो बॉल आगे जाते जाते रुक क्यों जाती है? न्यूटन ने तो कहा था कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। तो ये बॉल जो है वो हरकत करते करते एक पॉइंट पर जाकर रुकी क्यों? मैं इस मार्कर को यहाँ पर रेस्ट में रखना चाहता था, मैंने इस मार्कर को यहाँ रख कर अपना हाथ जब पीछे किया वो नीचे क्यों गिरा? तो क्या न्यूटन ने हमसे गलत कहा था? नहीं। हम अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें लास्ट में एक बात नजर आएगी जिसमें इन्होंने लिखा कि until an external force is applied on it, यानी कि अगर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो तो फिर रेस्ट वाली बॉडी हरकत में आ सकती है या तो फिर हरकत करने वाली बॉडी रुक सकती है। अब सवाल है कि सर एक्सटर्नल फोर्स, इस केस में एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो यकीनन आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। मैंने जब इस ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा और मैं इसको यहां पर रखना चाहता था लेकिन ग्रेविटी ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो कि इस केस में एक एक्सटर्नल फोर्स थी जिसने मार्कर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और नीचे गिरा दिया। इसी तरह जो बॉल की हमने एग्जांपल दी थी कि अगर एक बॉल को मैंने जो है ना थ्रो किया और वो बॉल आगे जाके एक पॉइंट पर आकर रुक गया, क्यों रुका? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, के जमीन के पास जो फ्रिक्शन मौजूद है उसने उस बॉल को रोकने पर मजबूर किया। तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन था, इस केस में एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी थी। तो मतलब ये हुआ कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हो तो फिर वो रेस्ट करती हुई बॉडी को हरकत में ला सकते हैं, हरकत करती हुई बॉडी को रोक सकते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो रुकी हुई बॉडी हमेशा रुकी रहेगी और हरकत करती हुई बॉडी हमेशा हरकत करती रहेगी। इसका मतलब न्यूटन की इस बात में कोई तसाद नहीं है। क्वेश्चन हमारे दिमाग में जरूर क्रिएट हो सकता है और बहुत अच्छी बात है, जरूर होने चाहिए, लेकिन हमें वो जवाब तलाश करना है। इन्होंने हमसे कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो रुका रहेगा और अगर एक ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है तो वो हरकत करता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। और हमने यही चीज ऑब्जर्व की कि यस, ऐसा है कि अगर मैं किसी चीज को थ्रो करूंगा वो एक पॉइंट पर जाकर रुकेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूटन की बात गलत हो गई, चलता वो ऑब्जेक्ट रुका कैसे। इसका मतलब यह है कि न्यूटन ने अपनी कंप्लीट बात करते हुए ये भी बताया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तो वो एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट को चलने से रोकेगा। तो या इस केस में एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन था जिसने उस बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करें उसको चलने से रोका। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। न्यूटन की पहली लॉ की स्टेटमेंट बहुत आसान है, हमें सिर्फ थोड़ा सा
सोच के जो है ना, तवज्जो से इस बात को समझना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो रुका रहेगा, अगर एक ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है वो हरकत करता रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो जाए। अच्छा, यहां पर एक बात ऐड करूंगा मैं कि न्यूटन के पहले लॉ को, न्यूटन फर्स्ट लॉ is also called law of inertia। न्यूटन का पहला लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। तो सवाल ये आता है कि सर ये इनर्शिया क्या है? तो जनाब, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट चेंज करने से रोकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है मतलब मोशन में है, तो इनर्शिया ये चाहेगा कि वो ऑब्जेक्ट हरकत में ही रहे, और अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में, तो इनर्शिया ये चाहेगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में ही रहे। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हरकत करती हुई बॉडी को हरकत करवाए और रुकी हुई बॉडी को रोके रखने पर मजबूर करे। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि यू आर सिटिंग इन अ कार, आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं एंड आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ। अब सडनली जो भी कार चला रहे हैं, ही और शी कैन बी फादर और मदर और कोई भी, वो गाड़ी चला रहे हैं और सडनली वो ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो ब्रेक अप्लाई करने पर आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ मूव करता है। इट मींस दैट हम एक जर्क महसूस करते हैं आगे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज के गाड़ी हरकत कर रही थी, तो गाड़ी की वजह से हमारी बॉडी में भी वो मोशन आ गई थी। गाड़ी हरकत में थी, गाड़ी की वजह से मेरी बॉडी भी हरकत कर रही थी। अब जब गाड़ी हरकत कर रही है, मेरी बॉडी भी हरकत कर रही है, हालांकि दोनों अलग अलग है, लेकिन गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है, मेरी बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, दोनों हरकत कर रहे हैं। अब गाड़ी पर एक फोर्स अप्लाई हुई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, जैसे ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। गाड़ी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, गाड़ी रुक गई, लेकिन ये बात मेरी बॉडी को नहीं पता कि भाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई है। मेरी बॉडी जो कि हरकत कर रही थी वो हरकत करना चाहेगी, इसीलिए मैं एक जर्क फील करूंगा, मैं आगे की तरफ आऊंगा जब तक मैं अपने आप को जो है ना सपोर्ट देकर रोक ना लूं। तो जनाब, इसका मतलब ये हुआ जो मेरी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है, मतलब मेरी बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, वो जर्क इसीलिए महसूस कर रहा है क्योंकि इनर्शिया चाहता था कि जो 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 बॉडी हरकत में है, जो ऑब्जेक्ट हरकत में है, वो हरकत में रहे। तो इनर्शिया ने मेरी बॉडी को हरकत में रखा। गाड़ी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुई, ब्रेक अप्लाई हुआ, गाड़ी रुक गई। मेरी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पर कोई ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ, तो मेरी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी हरकत करने पर मजबूर हुई जब तक मैंने उसे कंट्रोल नहीं किया। इट मींस दैट ये जो जर्क हम गाड़ी में महसूस करते हैं, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। या वन मोर थिंग यू कैन डू इज, आप एक ग्लास लें और उस पर जो कार्ड होते हैं, ये एग्जांपल भी आई गेस आपकी बुक में मौजूद होगी। आप एक ग्लास लें, उस ग्लास पर एक कार्ड रखें और कार्ड पर एक कॉइन रखें। अब कॉइन अलग ऑब्जेक्ट, कार्ड अलग ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, उस कार्ड को फ्लिप करना है। आप जब उस कार्ड को फ्लिप करोगे ना, उस कार्ड को फ्लिप करोगे, तो वो कॉइन कार्ड के साथ मूव नहीं करेगा, बल्कि वो कॉइन वहीं रुकना चाहेगा, क्योंकि इनर्शिया एक ऐसी स्टेट है जो रुकी हुई बॉडी को रोके रखती है। रुकी हुई बॉडी को आपने फोर्स कार्ड पर अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स कार्ड पर अप्लाई हुई, तो कार्ड ने अपनी स्टेट को चेंज किया, यानी कि रेस्ट की हालत से कार्ड हरकत में आ गई। लेकिन आपने कॉइन पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की थी, तो कॉइन अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कॉइन अपनी जगह रुकना चाहेगा। लेकिन अब यहां पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, ग्रेविटी, और वो कॉइन उस ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो जनाब, आपने क्या किया, आपने फ्लिप किया कार्ड को, कार्ड ने आगे की तरफ हरकत की, कॉइन हरकत नहीं करना चाहता था क्योंकि इनर्शिया नहीं चाहता था कि कॉइन हरकत करे। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है, आई एम रिपीटिंग अगेन, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रुके हुए ऑब्जेक्ट को रोके रहने पर मजबूर करता है। तो कॉइन चूंकि रेस्ट की हालत में था, वो रेस्ट की हालत में रहना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही कार्ड वहां से हटा, ग्रेविटी ने उस कॉइन पर एक्ट किया और कॉइन ग्लास के अंदर मूव करेगा और कार्ड आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि कार्ड पर एक्सटर्नल फोर्स आगे की तरफ से लगी थी।
ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। आई होप के यू नो अबाउट इट, वरना अगर इंशाल्लाह हम आगे जाके ग्रेविटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ग्रेविटी ने उस कॉइन पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट की, कॉइन नीचे की तरफ गया, कॉइन के लिए एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी थी, उस कार्ड के लिए एक्सटर्नल फोर्स आपने जो फ्लिक किया था अपनी फिंगर से वो था। तो इनर्शिया ये चाहता था कि कॉइन अपनी जगह रहे, लेकिन लेकिन ग्रेविटी ने उस कॉइन पर एक्ट किया तो वो कॉइन ग्लास में चला गया। इट मींस दैट कि इनर्शिया एक ऐसी स्टेट है जो ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट चेंज करने से रोकती है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में, इनर्शिया ये चाहता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में रहे। अगर कोई ऑब्जेक्ट हरकत कर रहा है तो इनर्शिया ये चाहता है कि वो ऑब्जेक्ट हरकत करता रहे। तो जनाब बहुत एक आसान सा लॉ था ये न्यूटन का पहला। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। थोड़ा सा जल्दी हमने ये पढ़ा है। आई होप के आप अच्छे से इस बात को समझ चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप यकीनन हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको जवाब दे सकें, या तो कमेंट्स में या तो वीडियो बनाकर। तो आप जरूर पूछें जो भी सवाल आपके जहन में पैदा हो। और बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछने से नई नई चीजें हमें भी सीखने को मिलती हैं और आपको भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुख्तसर सी वीडियो समझ आई होगी, आपने ये टॉपिक अच्छे से समझा होगा, और जिनको आता है उन्होंने रिपीट कर लिया होगा। एक बहुत बेसिक सा लॉ था न्यूटन का पहला, और न्यूटन की हरकत के 3 कानून होते हैं। हम बकाया 2 कानून भी पढ़ेंगे, और अल्लाह ने चाहा तो हम डेज डिसाइड कर लेंगे कि हमने कौन कौन से दिन मैथ्स पढ़ना है, कौन से दिन फिजिक्स पढ़ना है, और फिर फ्यूचर में कौन कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हम ये डेज डिसाइड करके उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाया करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।